सलाम थी और आफियत हो। मोहसिन अकरम मेरा नाम है दोस्तों, एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो एट अल करम स्कूल ऑफ थॉट्स, अ प्लेटफॉर्म वेयर एवरीथिंग इज़ फ्री। एंड मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन तमाम के 5 से 10 हज़ार वन लाइनर और MCQs की सूरत में करा रहा हूँ। लेकिन ये वन लाइनर की सूरत में नहीं करा सकता क्योंकि काफ़ी मेहनत वाला काम था। खैर, चैप्टर 1, और अगर मैं वन लाइनर करा भी दूँ तो आपका नुकसान ही होगा। सो मुझे इसको ज़रा कम्प्रीहेंसिवली कराना है। चैप्टर 1 हम कवर कर चुके हैं। दिस इज चैप्टर 2। इस बारे में हम रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और रजिस्ट्रार के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका जो सबसे पहला सेक्शन है और जो इस एक्ट 2025 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2025 का चौथा सेक्शन जो है वो रजिस्ट्रार के बारे में है। इसके अंदर जो है गवर्नमेंट वो अपॉइंट कर सकती है किसी भी बंदे को रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किसी प्रोविंस के अंदर, और या फिर किसी भी प्रोविंस के किसी सूबे के अंदर या किसी उस सूबे के हिस्से के ऊपर सरकार जो है वो किसी बंदे को रजिस्ट्रार जो है ना वो अपॉइंट कर सकती है। एंड मे अपॉइंट अ पर्सन और पर्सनस टू असिस्ट सच रजिस्ट्रार। गवर्नमेंट उस बंदे को रजिस्ट्रार भी अपॉइंट कर सकती है या उसको असिस्टेंट या असिस्ट करने वाला बंदा भी अपॉइंट कर सकती है। एंड मे बी बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर कन्फर अता करना, बख्शना, देना ऑन एनी सच पर्सन और पर्सनस और वन और ऑल पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार अंडर दिस एक्ट। कि गवर्नमेंट इस एक्ट के तहत सबसे पहले इस दूसरे चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि गवर्नमेंट किसी बंदे को रजिस्ट्रार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो है ना अपॉइंट कर सकती है किसी सूबे के अंदर या उसके किसी हिस्से के अंदर। ठीक है, किसी आम ऑर्डर, जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर के तहत उसको कोई थोड़ी ताकत या पूरी ताकत पावर्स दी जा सकती हैं। लीगल पावर्स की बात हो रही है। 4A के अंदर वो बताता है, सेक्शन 4A के अंदर, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू इशू सर्च वारंट। ठीक है, कि कोई जो रजिस्ट्रार है उसके पास इतनी ताकत है कि वो सर्च वारंट भी इशू कर सकता है, लेकिन ऐसा वो करेगा अपनी सोसाइटी के अंदर फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकवरिंग एनी पेपर, डॉक्यूमेंट्स और बुक्स ऑफ एनी अकाउंट बिलोंगिंग टू अ सोसाइटी। जो सोसाइटी से बिलोंग करता होगा कोई भी, इनमें डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रार है वो इशू कर सकता है, सर्च वारंट और एक्सरसाइज करता है ऑल सच पावर्स विद रिस्पेक्ट देयर टू, जो इससे मुतालिक हैं। देयर टू का मतलब है जो इससे मुतालिक हैं। दोस्तों मेरी वोकेबलरी इसी चैनल अल करम स्कूल ऑफ थॉट्स की प्लेलिस्ट में जाएंगे, ये वाला जो चैनल है इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वोकेबलरी, GRE वोकेबलरी का एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिस वोकेबलरी के अंदर GRE ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन जो वोकेबलरी है ना दोस्तों। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लूँगा। पाकिस्तान के अंदर ना, दुनिया के अंदर जो एक वोकेबलरी है इंग्लिश वोकेबलरी, उसके 1,70,000 अल्फाज हैं, जिसके अंदर 40,000 अल्फाज ऑलरेडी ऑब्सोलेट हो चुके हैं। आप लोगों को इन बातों का नहीं पता। तो अगर आप 40,000 अल्फाज को इस्तेमाल करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो उसका एकेडेमिया के अंदर, एकेडेमिक वर्ल्ड के अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। खैर, इंटरनेशनल ऑक्सफोर्ड ने GRE ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन वोकेबलरी के नाम से एक वोकेबलरी जो है ना वो लॉन्च की हुई है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर इंग्लिश को जांचने का मेयार जो है ना वो समझी जाती है। सो जिस बंदे की इंग्लिश वोकेबलरी, GRE वोकेबलरी कवर हो जाए ना, सिनोनियम, अंटोनियम और इस तरह जो भी एकेडेमिया के अंदर वोकेबलरी है वो सारी की सारी उसकी कवर हो जाती है। सिर्फ 3500 अल्फाज याद करने होते हैं आपको। 1,40,000 अल्फाज वैसे सोशल वोकेबलरी को पढ़ते रहने से कभी भी जो एकेडेमिया की वोकेबलरी है वो कवर नहीं होती। खैर, ज़रूर करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। खैर जी, देयर टू वो जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार वो सर्च वारंट इशू कर सकता है। एज इतना उसके पास पावर होती है लॉफुली, और उसको वो लॉफुली एक्सरसाइज करेगा, जो कि उसके पास इतनी ताकत होती है जो कि एक मजिस्ट्रेट अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 7 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1898 के अंदर, जो हमने CRPC पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, इस चैनल की प्लेलिस्ट में हमने उसको कवर किया हुआ है SI सब इंस्पेक्टर की तैयारी के अंदर। उतनी ताकत एक रजिस्ट्रार के पास होगी कि वो सर्च वारंट इशू कर सकता है जितनी एक मजिस्ट्रेट के पास होती है इस 7वें चैप्टर ऑफ CRPC के अंदर। एंड ऑल सच सर्चेज शेल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दैट कोड। इस कोड के तहत 7वें चैप्टर के CRPC के मैंने इस चैनल की प्लेलिस्ट में से भी कवर कराया हुआ। द पावर अंडर सब सेक्शन 1, जो सब सेक्शन 1 है, इसके तहत द पावर वो शेल नॉट बी एक्सरसाइज, उनको बाय द रजिस्ट्रार उनको नहीं एक्सरसाइज किया जाएगा बिफोर serving a notice on the society and giving the reasonable opportunity to produce such papers, documents or books of accounts
एज आर स्पेसिफाइड इन द नोटिस। भाई इसमें वो ये कह रहा है, पहले सेक्शन के अंदर 4A के पहले पारे के अंदर एक के अंदर तो उसने बताया हुआ कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास इतनी ताकत होती है कि वो सर्च वारंट इशू कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मजिस्ट्रेट इशू करता है। और दूसरे के अंदर उसने ये बताया हुआ है कि जो ये काम करने से पहले, ये काम सर्च वारंट इशू करने से पहले वो क्या करेगा, एक नोटिस भेजेगा जो कि उस सोसाइटी को, जो कि रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करेगा उस बंदे को, कि भाई रीज़नेबल टाइम और वो सोर्सेज जो देगा उस बंदे को, उस सोसाइटी को, कि वो डॉक्यूमेंट या वो चीज़ें दे दें। सर्च वारंट से पहले वो नोटिस जारी करेगा। दिस इज़ टोल्ड इन सेक्शन बाय लॉ 2 ऑफ द चौथा सेक्शन, 4A सेक्शन जो है उसके अंदर। सेक्शन 5 के अंदर वो बताता है सोसाइटीज़ विच मे बी रजिस्टर्ड, वो सोसाइटीज़ जिनको रजिस्टर किया जा सके उस बारे में बताता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयर इन आफ्टर कंटिन्यू टू अ सोसाइटी विच हैज़ एज इट्स ऑब्जेक्ट द प्रमोशन of economic interest of its members in accordance with cooperative principles। भाई वो उनको रजिस्टर किया जा सकेगा जो कि जिनका ऑब्जेक्ट होगा कि वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपने लोगों के, अपने मेंबर के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को डेवलप करना चाहते हैं इन अकॉर्डेंस विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होंगे। और सोसाइटी एस्टेब्लिश विद द ऑब्जेक्ट ऑफ फैसिलिटेटिंग द ऑपरेशन ऑफ सच सोसाइटी मे बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और विदाउट लिमिटेड लायबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, बस यही है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको साथ साथ कराता जाऊँगा, क्योंकि आपका MCQs बेस्ड पेपर आना है और वैसे भी जनरल अंडरस्टैंडिंग और MCQs पेपर प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग मैं कराता जाता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद वो ये कहता है लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी प्रोवाइडेड दैट अनलेस द गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर अदरवाइज डायरेक्ट्स। भाई या तो फिर वो ये वाला होना चाहिए उसके अंदर, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स को फुलफिल कर रहा होगा, जो कि ऐसे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो कि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के साथ हम आहंग होंगे, या फिर गवर्नमेंट बाय स्पेशल ऑर्डर और जनरल ऑर्डर उसको डायरेक्ट करे कि भाई आप इसको रजिस्टर करो, ठीक है। द लायबिलिटी ऑफ अ सोसाइटी ऑफ विच अ मेंबर इज अ सोसाइटी शैल बी लिमिटेड, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। इफ अ सोसाइटी इज अ मेंबर ऑफ अनदर सोसाइटी, दैट सोसाइटी शैल नोमिनेट or any of its member to serve as a director of the society of which it is a member। अगर कोई सोसाइटी किसी दूसरी सोसाइटी का मेंबर है तो दैट सोसाइटी, वो सोसाइटी नॉमिनेट करेगी अपने किसी मेंबर को कि वो डायरेक्टर, ये लफ्ज़ अहम है, ज़हन में रखिएगा, डायरेक्टर ऑफ द सोसाइटी विच, उस सोसाइटी के जो जिसकी वो मेंबर होगी उसको वो नॉमिनेट कर सकती है, ठीक है। इसको दोबारा पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, मैं अगर दोबारा मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इसको शॉर्ट करना होता है। फिर वो बताता है द डायरेक्टर ऑफ अ सोसाइटी हु इज़ नॉमिनेटेड अंडर क्लास बी, जो कि हमने ऊपर पढ़ा, शैल बी अ नेचुरल पर्सन एंड शैल प्रोवाइड प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन टू सोसाइटी टू विच ही इज़ नॉमिनेटेड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। वो एक नेचुरल बंदा होगा, आम बंदा होगा, और वो प्रोवाइड करेगा जो भी इंफॉर्मेशन उसे दी जानी चाहिए। उसके बाद जो द सेक्रेटरी ऑफ अ सोसाइटी शैल कीप एन अपडेटेड रिकॉर्ड ऑफ एनी नॉमिनेटेड डायरेक्टर, जो भी नॉमिनेटेड डायरेक्टर होगा, वो जो हमने ऊपर देखा, जो सोसाइटी का मेंबर होगा, वो एज वेल एज प्रोवाइड प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट नॉमिनेटेड डायरेक्टर टू द रजिस्ट्रार बोथ एनुअली और फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये है आपका MCQs। वो जो सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी होगा वो कब उस नॉमिनेटेड डायरेक्टर का रिकॉर्ड रखेगा, प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन रखेगा, एनुअली भी और टाइम टू टाइम भी। यहाँ पे पूछा जाता है 6 महीना, 8 महीना, साल, तो एनुअली वो उसका रिकॉर्ड रखेगा, टाइम टू टाइम व्हेन चेंजेस अकर इन द प्रिस्क्राइब मैनर, जब भी चेंजेस होंगी तो वो उसका रिकॉर्ड रखेगा। कौन रखेगा? सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी। उसके बाद वो कहता है द रजिस्ट्रार शैल कीप एन अपडेटेड, ना सिर्फ सेक्रेटरी रखेगा बल्कि रजिस्ट्रार भी रखेगा। द रजिस्ट्रार शैल कीप एन अपडेटेड रिकॉर्ड ऑफ द नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स ऑफ ऑल सोसाइटीज़, वो भी रखेगा। ये 2 बंदे रखेंगे, यहाँ पे ये हो सकता है MCQs आ जाए। दिस इज इम्पॉर्टेंट, एंड कौन कौन रखेगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर MCQs प्रिपरेशन। ओके, अदर देन एज अ सेट आउट टू इन द सब सेक्शन, इसके अलावा जो सब सेक्शन में बताया गया है, नो डायरेक्टर शैल नॉमिनेट ऑन हिज बिहाफ
अ मेंबर और डायरेक्टर टू परफॉर्म द मेंबरशिप ऑफ राइफ ऑन इट्स बिहाफ, मतलब इसके अलावा कोई और बंदा नॉमिनेट नहीं होगा। फिर उसके बाद वो बताता है द लाइबिलिटी ऑफ अ सोसाइटी ऑफ विच द प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज द क्रिएशन ऑफ फंड्स। ये लाइबिलिटी है सोसाइटी की जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट ये है भाई, क्या है प्राइमरी ऑब्जेक्ट? द क्रिएशन ऑफ फंड्स टू बी लैंड टू इट्स मेंबर्स, ताकि वो इसके मेंबर्स को दे सकें, एंड ऑफ विच द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स आर एग्रीकल्चरलिस्ट, या अगर तो वो सोसाइटी की ये लाइबिलिटीज़ हैं ये दो कि वो पैसे दें, या फिर ज़्यादातर उसके लोग एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, एंड ऑफ विच मेंबर इज़ रजिस्टर्ड अ सोसाइटी शैल बी अनलिमिटेड एंड द मेंबर्स ऑफ सच सोसाइटी शैल ऑन इट्स लिक्विडेशन। दोस्तों लिक्विडेशन कहते हैं कि किसी सोसाइटी किसी जगह किसी चीज़ के पैसे किसी जगह उसको फरोख्त करके उसका कर्जा उतार देना, ठीक है, और उसके जो बाकी पैसे बचे हों, मतलब किसी चीज़ पे किसी सोसाइटी पे किसी फर्म पे किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई कर्जा हो, उस चीज़ को बेच के उसका कर्जा उतार देना और जो बाकी पैसे बचे हों उसके मेंबर में तकसीम कर देना, ठीक है। टू जॉइंटली एंड सेवरली, या तो मुश्तरका तौर पे या फिर अलग अलग अलहदा तौर पे, लाइबल फॉर एंड इन रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑब्लिगेशंस ऑफ सच सोसाइटी, ठीक है। या ये आप दोबारा पढ़ लेंगे तो आपको आई होप ये समझ आ जाएगी, इसमें कोई इतनी अहम बात नहीं है जो आपके एमसीक्यूज़ में आ सके, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, लिक्विडेशन और ऑब्लिगेशन और सेवरली वगैरह इस तरह के अल्फाज आपको आगे भी ज़िंदगी में आते रहेंगे, तो वोकैबलरी मेरी पूरी डाउनलोड करके ना 2 बार सुन लें तो आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपकी पैसिव लर्निंग हो जाएगी, वोकैबलरी आपकी सारी कवर हो जाएगी। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में वोकैबलरी पड़ी हुई है, आज तक पाकिस्तान ने किसी ने भी इस तरह फ्री नहीं कराई। अक्सर अकेडमीज़ वालों को तो वैसे GRE वोकैबलरी का नहीं पता, तो ये तो फिर मैं वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। सो अगर कोई बंदा फ्री में चीज़ दे रहा हो उसको ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। उसके अंदर वो कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट व्हेन द क्वेश्चन वेदर द लायबिलिटी ऑफ अ सोसाइटी इज लिमिटेड और अनलिमिटेड हैज़ वंस बीन डिसाइडेड बाय द, कौन करेगा भी इसको डिसाइड कि जो सोसाइटी है लिमिटेड है या अनलिमिटेड है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा। ये है अहम चीज़ें, ठीक है, और ये अहम बात है ये भी, और इसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। लास्ट लाइन इज एसेंशियल, सो ये आपके एमसीक्यूज में आने के पोटेंशियल चांसेस है। दोस्तों सेक्शन 6 जो है ना वो बताता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी विद लिमिटेड लायबिलिटी एंड शेयर कैपिटल वेयर द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। नो मेंबर अदर देन अ सोसाइटी शेल, कि कोई भी मेंबर एक सोसाइटी के तहत एक सोसाइटी के अलावा शेल क्या नहीं करेगा, आगे हम पढ़ते हैं, होल्ड मोर देन सच पोर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द सोसाइटी सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 1/5। कोई भी मेंबर, ये है एमसीक्यूज, कोई भी मेंबर एक सोसाइटी का 1/5 मैक्सिमम जो 1/5 है उससे ज़्यादा होल्ड नहीं करेगा, और मे बी प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स, और या फिर जिसके बारे में रूल्स, मतलब भाई 100 रुपये हैं तो 100 में कोई भी मेंबर 1/5 से ज़्यादा ओन नहीं करेगा, 1/5 से ज़्यादा ओन नहीं करेगा। दिस इज़ व्हाट यू हैव अभी आपने पढ़ा। उसके बाद वो कहता है बी, नो मेंबर शेल अदर देन द सोसाइटी शेल, पहले ए उसने बताया, फिर वो बी के अंदर बताता है have or claim to have an interest in the shares of the society not exceeding 200,000 rupees, and if the society is a housing society, अगर वो housing society है तो member may have or claim have an interest of the shares of the society not exceeding 500,000 rupees, 5 लाख से ज़्यादा नहीं, provided that the aforementioned कहते हैं पहले से मेंशन शुदा, पहले से बताया हुआ, aforementioned का मतलब होता है, सो इसको भी ज़रा ध्यान में, aforementioned restrictions shall not apply to the government if it choose become a member of society in public interest except a housing society. It's not quite essential for your academic things, जो essential है मैं उनको बताता जाता हूँ साथ साथ। सेक्शन 7 आपकी इस एक्ट का बताता है कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या क्या शराइत हैं किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के। वो बताता है कोई भी सोसाइटी अदर देन अ सोसाइटी ऑफ विच अ मेंबर इज अ सोसाइटी, जिसका एक मेंबर कोई मेंबर एक सोसाइटी हो, शैल बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट अनलेस इट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 10 मेंबर्स। ये है जी आपका एमसीक्यूज। कम से कम कितने मेंबर्स होंगे? 10 मेंबर। इन केस ऑफ अ प्रोड्यूसर सोसाइटी, अगर तो वो प्रोड्यूसर सोसाइटी होती है तो कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? 50, ठीक है, 50 मेंबर्स। आम सोसाइटी में कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? ये एमसीक्यूज आ चुका है, ये भी एमसीक्यूज उससे अगले साल में आया था। और इन केस ऑफ हाउसिंग सोसाइटी तो कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए?
एक 100 मेंबर होना चाहिए। दीज आर ऑल एमसीक्यूज, प्लीज़ कीप इट इन माइंड। वंस अगेन 10 मेंबर्स अगर आम सोसाइटी है, 50 मेंबर अगर हाउसिंग प्रोड्यूसर सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी है तो कम से कम 100 मेंबर होगा, ठीक है। ओके, प्रोवाइडेड दैट ईच मेंबर ऑफ अ सोसाइटी एक्सेप्ट द हाउसिंग सोसाइटी एंड प्रोड्यूसर सोसाइटी शेल हैव द ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ द अबोर्ड। अबोर्ड कहते हैं किस चीज़ को कहते हैं, कोई कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा। वैसे आप लोग कमेंट नहीं करते, काफ़ी बुरे लोग हो आप लोग यार। अबोर्ड कहते हैं घर को, मस्कन को, किसी ऐसी जगह को जो रिहाइश, जहाँ पे कोई रह रहा हो, रिहाइश को कहते हैं अबोर्ड, ठीक है। इन द सेम पटवार सर्कल और एडजॉइनिंग पटवार सर्कल, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। नो सोसाइटी शैल बी रजिस्टर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग। अगर आपको लगता है ना आपको डिटेल पढ़ना है तो आप इसको दोबारा से पढ़ लो, मैं साथ साथ मतलब बताते जा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं वक्त बर्बाद नहीं करना चाह रहा। दोस्तों वीडियो लंबी होती है तो दोस्त बोर होते हैं, और जो क्लास अगर 10 आप लोग ऐसे लोग हो, अगर मेरी 30 वीडियो 30 मिनट होंगी तो किसी ने नहीं देखनी, तो इसलिए मैं टाइम बचाता हूँ। जो लोग डिटेल पढ़ना चाहते हैं वो खुद से ये इसका स्क्रीनशॉट लेके दोबारा पढ़ लें, ठीक है। नो सोसाइटी, कौन कौन सी हम कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगले हम पढ़ें, नो सोसाइटी शैल बी रजिस्टर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ अ बैंकिंग सोसाइटी, फाइनेंशियल बैंकिंग। भाई ये बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। और विच यूजेज अ पार्ट ऑफ इट्स नेम अंडर विच इट्स प्रपोज अ कैरी ओवर द बिजनेस और द वर्ड बैंक और बैंकिंग अनलेस। ओके, इसमें वो ये कह रहा है कोई भी सोसाइटी बिजनेस सोसाइटी नहीं होगी। मतलब आपकी ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये क्या सोसाइटीज़ हैं, ये कारोबार करने की सोसाइटीज़ नहीं है, ठीक है। ये आपस में म्यूचुअल हेल्प की सोसाइटीज़ है। ना तो ये कारोबार के नाम से कोई सोसाइटी होगी बिजनेस के नाम से, ना ही बैंक के नाम से कोई सोसाइटी स्टैब्लिश होगी। दिस इज व्हाट यू हैव स्टडी। उसके बाद वो कहता है, ए के अंदर वो बताता है कि इट हैज़ पेड अप कैपिटल नॉट लेस देन 20 मिलियन रुपीज़ और सच हायर अमाउंट एज इट मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और उसके बाद अगला पढ़ते हैं क्या कहता है, सेटिस्फाइज सच अदर कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो कि पहले प्रिस्क्राइब की जा चुकी हैं। उसके बाद वो कहता है द वर्ड लिमिटेड शेल बी द लास्ट वर्ड इन द नेम ऑफ एवरी सोसाइटी रजिस्टर्ड विद द लिमिटेड लायबिलिटी। देखो ये हैं जो भी सोसाइटी लिमिटेड लायबिलिटी के नाम के साथ, जो लिमिटेड लायबिलिटी के साथ रजिस्टर्ड होगी, उसके नाम के साथ लिमिटेड ज़रूर आएगा। ये है आपका मिसेज, ये है काम की चीज़, तवज्जो देने की चीज़। सेक्शन 7A के अंदर बताता है दोस्तों एलिजिबिलिटी ऑफ अ मेंबरशिप के, एक मेंबरशिप की क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है। एक्सक्यूज मी, अ पर्सन शेल बी एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी कब इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल इफ़ ही इज़ अबव, कितना जी, ये है आपका एमसीक्यूज। अगर वो 18 साल से बड़ा है, उसका दिमाग ठीक है, ये है आपका एमसीक्यूज। ये दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। और इज़ सोलवेंट, सोलवेंट पता किसे कहते हैं दोस्तों, वोकैबुलरी नहीं करेंगे तो बार बार मुझे आपको चीज़ें बतानी पड़ेंगी, मैं आपको याद दिलाता रहूँगा। सोलवेंट कहते हैं ऐसे बंदा जिसके पास काफ़ी पैसे हों, जिसके पास कोई कर्जा ना हो। इनसॉल्वेंट, इसका हमेशा सॉल्वेंट का जो अंटोनियम आएगा ना, वो इनसॉल्वेंट आता है। इनसॉल्वेंट उसको कहते हैं दोस्तों जिसके ऊपर कर्जा हो, जिसके पास इतने पैसे, मतलब इतना ना कमा सके कि वो बंदा अपना कर्जा उतार ले, तो उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। एंड हैज़ नॉट अप्लाइड टू बी एडजज्ड एज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, सॉरी। अच्छा, ये अडजज जो लफ्ज़ है इसका मतलब है अदालती फैसला अगर उस बारे में नहीं आया कि वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अदालती फैसला अडजज कहते हैं। अर्जुन कहते हैं ना, अर्जुन अदालती फैसला भाई मुलतवी हो गया। सो अडजज्ड जो लफ्ज़ है इसका मतलब है अदालती फैसला अगर उस बारे में नहीं आया तो कि वो बंदा इंसॉल्वेंट है, तो फिर दैट का पर्सन। और या फिर इट इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और इट इज़ अ बॉडी ऑफ कोऑपरेटिव कंपनी। ये है जी एलिजिबिलिटी। इसको ज़रा दोबारा पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगी। तो अभी दोस्तों पढ़ लेते हैं हमारे सेक्शन 8 को। और सेक्शन 8 के अंदर आपको बताया गया है पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू डिसाइड अ सर्टेन क्वेश्चंस। कितनी पावर है रजिस्ट्रार के पास कि वो अलग अलग सवालात को डिसाइड कर सके। इफ़ एनी क्वेश्चन अराइज टू द वेदर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, और जो इस एक्ट के तहत हो, अ पर्सन इज़ एन एग्रीकल्चरलिस्ट और नॉट, मतलब कि भाई कोई बंदा एग्रीकल्चरलिस्ट है कि नहीं है, ये किसके पास ताकत है, ये पता चल जाता है। कि कोई जो पटवार सर्कल है, पटवार का पता है ना, पटवारी का जो ज़मीन से मुतल्लिक होता है, कि विच पटवार सर्कल ही इज़ रेजिडेंट, जो कि एग्रीकल्चरलिस्ट है या नहीं है, किस इलाके में वो रह रहा है, ऑफ द क्वेश्चन शैल बी डिसाइडेड बाय, किससे, वो रजिस्ट्रार, ये है ताकत। हुज डिसीजन शैल बी फाइनल, अगर वो ये कहे कि भाई
गज्जू मत्ते का बंदा शादरे में रह रहा है तो रजिस्ट्रार का जो है ना वो डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा भाई, समझ लें, इतनी पावर है रजिस्ट्रार के पास। उसके बाद सेक्शन 9 के अंदर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता है वो, फॉर द पर्पज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन टू अच्छा ये दोस्तों ये भी अहम है, ये थोड़ा देख लीजिएगा, वो फाइनल होगा और रजिस्ट्रार की पावर के बारे में। अगला हम सेक्शन पढ़ते हैं, ये एमसीक्यूज़ के पर्सपेक्टिव से मैंने बताया। अगला हम सेक्शन पढ़ते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फॉर पर्पज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार शेल बी मेड टू गेट रजिस्टर्ड, ठीक है। किसी भी जगह पे किसी भी सोसाइटी का एप्लीकेशन रजिस्टर होने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए ये काम करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन टू रजिस्टर भेजनी पड़ेगी किसको, रजिस्ट्रार को। द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, मेड इन राइटिंग, लिखी गई होगी, स्पेसिफाइंग द एड्रेस ऑफ द प्रपोज रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, ये ज़रा देख लीजिएगा। इट शुड बी साइंड बाय द कितने लोग, 50 लोग उसको साइन करेंगे अगर वो प्रोड्यूसर होगी, हाँ 100 लोग उसे साइन करेंगे अगर वो हाउसिंग सोसाइटी होगी, और 10 लोग सोसाइटी करेंगे किसी और कैटेगरी ऑफ सोसाइटी में। ये तमाम चीज़ें अहम हैं, ज़रा इसको दोबारा देख लें, ये एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं। दोस्तों थोड़ा सा चेंज आया है, एक स्टूडेंट ने, बहुत ही प्यारे एक समझदार स्टूडेंट ने मुझे ये कहा है कि आप ना मेन स्क्रिप्ट से ही कराएं इसको, लॉ को। तो मैंने कहा यार बात तो ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। सो हम अब से ऑनवर्ड ये 1925 का लॉ और 1927 के रूल्स दोनों के दोनों मेन डॉक्यूमेंट से करेंगे, ठीक है। और एक चेंजिंग इसके अंदर ये भी है कि जो मैंने पहले आप लोगों को पहली स्लाइड के अंदर कराया है वो मेन डॉक्यूमेंट से 1925 के जो लॉ उससे कराया। उसके अंदर एक गलती ये थी कि उसमें मैंने ये कहा हुआ था कि सिर्फ पंजाब के अंदर, ये तब मेन डॉक्यूमेंट था ना अभी, तो जब पाकिस्तान बन गया तो अभी ये पूरे पाकिस्तान पे, क्योंकि 1927 में पाकिस्तान तो नहीं बना था ना, तो अब ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, एक्सक्लूडिंग फाटा, ठीक है। अब फाटा का रीजन निकालते हुए अगर आपसे सवाल आएगा तो कि ये जो लॉज हैं ये कहाँ तक कहाँ तक ये लागू है, तो ये फाटा एक्सक्लूडिंग पूरे पाकिस्तान के लिए। अभी बात कर लेते हैं जी हमारी अगले की, वो हमारे 9वें सेक्शन के अंदर 9th सेक्शन योर टॉक्स अबाउट द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। किस चीज़ की रजिस्ट्रेशन, फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। फॉर पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन एन एप्लीकेशन टू रजिस्टर शेल बी मेड टू रजिस्ट्रार, किसको, रजिस्ट्रार को दी जाएगी एप्लीकेशन के भाई सर हमारी सोसाइटी को रजिस्टर कर लें। द एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी अभी पढ़ लेते हैं। ए, उसके अंदर मेड इन राइटिंग स्पेसिफाइंग द एड्रेस इफ ऑफ इट्स प्रपोज्ड रजिस्टर्ड ऑफिस, जो भी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है ना उसको मेंशन किया जाएगा। साइंड बाय द एटलीस्ट 50% इन केस ऑफ प्रोड्यूसर्स, पहले हमने पढ़ा प्रोड्यूसर्स के में कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 50 लोगों ने साइन किया हो उसे, अगर वो प्रोड्यूसर सोसाइटी है। अगर हाउसिंग सोसाइटी है तो एटलीस्ट 30%, अगर हाउसिंग सोसाइटी है तो कम से कम 100 लोगों ने साइन किया हो। और अगर किसी दूसरी सोसाइटी की कैटेगरी है, और अगर कोई दूसरी सोसाइटी है तो भी एटलीस्ट 30% शुड साइन। और इसमें एक और ये बात है कि विद प्रूफ ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज पर्सन्स, के भाई उनकी शनाख्त भी उसके अंदर हो, प्रोवाइडेड दैट दिस कंडीशन एज टू द नंबर ऑफ पर्सन्स शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस वेयर एट लीस्ट वन ऑफ द प्रपोज नंबर इज सोसाइटी। उसके बाद सी के अंदर ये है, ये हम पढ़ रहे हैं कैसे होगी ट्रांसमिशन। उसके अंदर वो कहता है कि अकम्पनीड, साथ मिला हुआ हो, उसके साथ हो, इन द केस ऑफ प्रोड्यूसर्स, अगर प्रोड्यूसर सोसाइटी है और हाउसिंग सोसाइटी है और या कोई दूसरी सोसाइटी है विच इज़ लाइकली टू एडवर्स इफेक्ट द इन्वायरमेंट। ये देखें, अगर इन्वायरमेंट से मुतल्लिक है तो अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 12 ऑफ द पाकिस्तान इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1997 के जो है ना वो जो पाकिस्तान का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1997 का एक्ट है, उसके सेक्शन 12 के तहत जो है ना वो इन्वायरमेंट
वो जो सोसाइटी हो ना वो इन्वायरमेंट इफेक्ट एडवर्स इफेक्टली ना हो उस सेक्शन के तहत, ठीक है। वो जो उसके अंदर सेक्शन 12 के अंदर वो जो पाकिस्तान इन्वायरमेंटल सेक्शन एक्ट 1997 के अंदर है। ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब आया था, 1997 के अंदर आया था। उसके बाद वो बताता है अकम्पनीड बाय द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके अंदर होगा अ फिजिबल रिपोर्ट शोइंग इट्स फाइनेंशियल वायबिलिटी, कि वो जो सोसाइटी है उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी क्या है। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन दी हुई है, फाइनेंशियल वायबिलिटी शैल इंक्लूड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस रिलेटिंग टू द एक्सपेक्टेड बिजनेस टर्नओवर ऑफ सोसाइटी, वो जो टर्नओवर क्या एक्सपेक्टेड बिजनेस टर्नओवर सोसाइटी है, स्टेटिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड एक्सपेंडिचर्स बीइंग विदिन इट्स इनकम। ओके, दूसरे नंबर पे उसने बताया हुआ है ये है बाय लॉज उसके, ठीक है, ये बाय लॉज हैं CD जो वगैरह हैं। ओके, ये एक्सप्लेनेशन में उसने दूसरे नंबर पे बताया हुआ है प्रूफ दैट promoter members contributions toward the paid up share capital are in accordance with the feasibility report, or proof of the payment of the such registration fee as may be prescribed, provided that different registration fee may be prescribed for different categories of societies, provided further that in case of an agriculture society the registration fee shall not exceed 500 rupees। कितना एग्रीकल्चर की होने सूरत में कितनी होगी जी, 500 रुपीज़ जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस से ज़्यादा नहीं होगी। फिर वो बताता है कि मज़ीद उसके क्या होना चाहिए, अ कॉपी ऑफ प्रपोज्ड बाय लॉज ऑफ द सोसाइटीज़ भी साथ होनी चाहिए। सब सेक्शन 3 के अंदर बताता है कि अ हाउसिंग सोसाइटी शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year ऑफ इस रजिस्ट्रेशन फर्निश द शेड्यूल ऑफ प्रपोज्ड डेवलपमेंट ऑफ लैंड, master plan, site plan, including the availability of existing public utilities, public and amenities कहते हैं सहूलियात को, and other allied facilities in the area, and in case of its failure the registrar may be deregister the society after affording it an opportunity of hearing। उसको एक हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी देगा रजिस्ट्रार। अगर उसकी वो अपने ये वाली चीज़ें पूरी नहीं कर पाती वो सोसाइटी, तो उसको डी रजिस्टर कर सकता है। दिस इज़ द पावर ऑफ रजिस्ट्रार। उसके बाद 4th सब सेक्शन कहता है द रजिस्ट्रेशन फी शेल बी डिपॉजिट इन द अकाउंट ऑफ रजिस्ट्रार एंड शेल बी यूटिलाइज्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ये पूछा जा सकता है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी किसके अकाउंट में जाएगी, तो रजिस्ट्रार के अकाउंट में जाएगी। सो ये भी MCQs पोटेंशियली आ सकता है। दोस्तों सेक्शन 10 ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 के अंदर बताता है इफ़ द रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता है, इफ़ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट अ सोसाइटी हैज़ कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स एंड दैट इज प्रपोज्ड बाय लॉज आर नॉट कंट्ररी टू any law of for the time being in force, he may register the society and its bylaws। वो जो सोसाइटी जो हो उसको रजिस्टर कर सकता है अगर वो उसको पाए उनके मुताबिक। तो ओके, 11वें सेक्शन के अंदर बताता है एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन के अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन साइंड बाय रजिस्ट्रार शेल बी conclusive evidence that the society therein mentioned is duly registered unless it is proved that the registration of the society has been cancelled। बड़ा आसान है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर 12वें सेक्शन के अंदर बताता है एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में। तो एवरी सोसाइटी शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months आफ्टर द डेट फिक्स्ड फॉर मेकिंग अप इट्स अकाउंट्स for the year under the rules for the time being in force call a general meeting of its members। ओके, एनुअल मीटिंग होगी उसकी, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। स्पेशल जनरल मीटिंग के बारे में बताता है स्पेशल जनरल मीटिंग मे बी कॉल्ड एट एनी टाइम। स्पेशल मीटिंग कब बुलाई जा सकती है, सालाना, 6 माह में, या फिर एट एनी टाइम। तो राइट आंसर एट एनी टाइम बाय अ मेजोरिटी ऑफ कमेटी एंड शेल बी कॉल्ड विद इन 1 month। और 1 महीने के अंदर भी बुलाई जा सकती है। अगर 1 महीने अभी नहीं भी हुआ फिर भी उसे बुलाई जाती है। वो कैसे बुलाई जाएगी, बाय अ मेजोरिटी ऑफ कमेटी की मेजोरिटी से। और इसके सब सेक्शन के 1 के अंदर वो बताता है ऑन द रिक्वेजिशन इन राइटिंग ऑफ 1/5 ऑफ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। कितने जी, 1/5 मेंबर अगर उसको कहेंगे तो फिर वो उसको बुला लिया जाएगा उसके इजलास को विद इन 1 month
एट द इंस्टेंस ऑफ रजिस्ट्रार, अगर रजिस्ट्रार कहे तो भी बुलाया जा सकता है कमेटी की उस स्पेशल जनरल मीटिंग को भी। ओके, 14वें सेक्शन के अंदर चेंज ऑफ नेम का और एंड इट्स इफेक्ट के बारे में बताया गया है। आ सोसाइटी में बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ अ जनरल मीटिंग एंड विद द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार अपना नाम चेंज कर सकती है, बट सच चेंज शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट और ऑब्लिगेशन ऑफ द सोसाइटी और ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर्स और पास्ट मेंबर्स and any legal proceedings pending may be continued or against the society under its new name। मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ नाम चेंज होगा, बाकी इस चीज़ पे इफेक्ट नहीं होगा। 15वें सेक्शन के अंदर बात हुई है अमेलगामेशन। अमेलगामेशन कहते हैं खिचड़ी पकना, मिक्स होना, मिक्सर होना ऑफ सोसाइटीज़ का, मिल जाना सोसाइटीज़ का। अमेलगामेशन एंड डिवीजन ऑफ सोसाइटीज़ के बारे में। Any two or more societies may, with the prior approval of registrar by resolution passed by 2/3 majority, ये भी आपका MCQs हो सकता है, of members present and voting in a general or special meeting of the societies amalgamate as a single society। दो सोसाइटियों का एक मर्जर बन सकता है। कैसे कैसे ये बताया जा चुका है, अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार, रेजोल्यूशन पास बाय 2/3 मेजोरिटी जो भी, और या फिर जो किसी स्पेशल या जनरल मीटिंग के वजह से वो इसको कर सकती है। इसका जो सब सेक्शन 2 है उसके अंदर बताता है सोसाइटी में विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी of the members present and voting in general or special meeting of society divide the society into 2 or more societies। मतलब ना सिर्फ वो amalgamate हो सकती है, मिक्स हो सकती है, बल्कि किसी सोसाइटी को दो या दो से ज़्यादा सोसाइटीज़ में डिवाइड भी कर सकती है। उसके बाद इसका जो सब सेक्शन 15 का 3 है उसके अंदर वो कहता है कि a society or societies as the case may be by way of resolution passed in accordance with this section transfer to divide or amalgamate its or their assets and liabilities with any other society or societies in case of division or amalgamation with the prior written consent of the creditor or creditors if any of the society or the societies। फिर 4 के अंदर वो बताता है डिवीजन ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शैल टेक प्लेस आफ्टर द ड्यू अप्रूवल एंड ऑडिट एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो वो यहाँ पे ये है आपका MCQs पढ़ा हुआ कि डिवीजन ऑफ एसेट और लाइबिलिटीज कैसे होगी, शैल टेक प्लेस आफ्टर द ड्यू अप्रूवल एंड ऑडिट। कब? आफ्टर द ड्यू अप्रूवल एंड ऑडिट के बाद होगी डिवीजन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। सेक्शन 15A के अंदर वो बताता है मर्जर ऑफ अ सोसाइटी इन अ कंपनी। ना सिर्फ सोसाइटीज़ में मर्ज हो सकती हैं, बल्कि सोसाइटी से अलग भी हो सकती हैं, बल्कि सोसाइटी जो है वो एक कंपनी में भी मर्ज हो सकती है। 15A इस बारे में बताता है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग contained in this act and subject to any other law for the time being in force, a society may, with the written consent of its creditors and the approval of the registrar by a resolution incorporating the terms and the conditions of the proposed merger passed by 2/3 majority of its members present and voting in general body meeting, merge itself in a company और body corporate के अंदर भी तकसीम हो सकती है। 15A के सबसेक्शन 2 के अंदर वो बताता है इन द फुलफिलमेंट ऑफ द लीगल फॉर्मेलिटीज एंड डिसअप्रूवल ऑफ द ऑब्जेक्शंस इफ एनी द रजिस्ट्रार, इफ एनी, अगर वो कोई ऑब्जेक्शन या वगैरह है फॉर्मेलिटी, द रजिस्ट्रार में इशू अ सर्टिफिकेट ऑथोराइजिंग सच मर्जर। वो एक रजिस्ट्रार इशू भी जो है ना सर्टिफिकेट इशू भी कर सकता है। 15A के सब सेक्शन 3 के अंदर बताता है ऑन द इशुएंस ऑफ द सर्टिफिकेट्स अंडर सब सेक्शन 2, ये वाला, ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द सोसाइटीज शेल स्टैंड ट्रांसफर्ड टू द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। जाहिर सी बात है जब कोई नई बॉडी बनेगी तो जितने भी एसेट्स होंगे, लाइबिलिटीज होंगी, सारी की सारी उसको ट्रांसफर हो जाएंगी। 16 के अंदर 16वें सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट ऑफ द बाय लॉज ऑफ अ सोसाइटी के बारे में बताया गया है कि नो अमेंडमेंट ऑफ द बायलॉज ऑफ अ सोसाइटी शैल बी वैलिड अंटिल इट इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। जब तक इस एक्ट के तहत रजिस्टर ना हो जाए तब तक कोई भी बायलॉज या एक्ट के अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो पाएगी। इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट एनी अमेंडमेंट ऑफ बायलॉज मेड बाय सोसाइटी इज नॉट कॉन्ट्ररी
any law for the time being into force, he may register the amendment. भाई पहले आपको रजिस्ट्रार को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि वो जो मौजूदा कोई भी कानून है उसके खिलाफ तो नहीं है, फिर वो उसको उस अमेंडमेंट को रजिस्टर कर सकता है। तीसरा सब सेक्शन 16वें सेक्शन का बताता है व्हेन द रजिस्ट्रार रजिस्टर्स एन अमेंडमेंट ऑफ बाय लॉज ऑफ अ सोसाइटी अंडर सब सेक्शन 2, ये वाला, he shall issue to the society a copy of that amendment certified by him, which shall be conclusive evidence that the same is duly registered. 16A के अंदर बताता है पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू अमेंड बाय लॉज। भाई पावर, रजिस्ट्रार की पावर यहाँ पे देखें, इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट द बाय लॉज ऑफ अ सोसाइटी आर इनकंसिस्टेंट विद एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, or it is necessary in the interest of the society and its members to make amendments in such bylaws, he may, by means of a notice in writing, giving reasons, bring the fact that the notice of the society and advise the society to make amendments. वो advise भी कर सकता है और नोटिस भी जारी कर सकता है टू सोसाइटी को कि भाई वो बाय लॉज को अमेंड करें विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, यानी 2 महीनों के अंदर अंदर उस बाय लॉज के बारे में कुछ ना कुछ लेजिस्लेशन करें। दिस इज द पावर ऑफ रजिस्ट्रार। 16A के सब सेक्शन 2 के अंदर बताता है कि अगर वो सोसाइटी नाकाम हो जाती जो मेक सच अमेंडमेंट विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन सब डिवीजन, कितना था, 60 दिन था वो टाइम, ठीक है। द रजिस्ट्रार में आफ्टर गिविंग द सोसाइटी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर्ड, सोसाइटी को भाई एक मौका दिया जाएगा रजिस्ट्रार की तरफ से कि भाई उसको सुना जाएगा, रजिस्टर सच अमेंडमेंट्स एज ही मे डिसाइड एंड इशू टू द सोसाइटी अ कॉपी ऑफ द अमेंडमेंट रजिस्टर्ड बाय हिम। लो भाई सुन लिया, नई बात सुन ली है कि भाई पहले तो वो कहेगा भाई 60 दिनों के अंदर अंदर आप ये कानून साजी करें, अगर वो नहीं करेगी तो फिर वो क्या करेगा, वो खुद से वो कानून साजी करके उसकी कॉपी भेज देगा। दिस इज़ अ पावर, तुम्हारे बॉस की इतनी ताकत होने वाली फ्यूचर में। एन अपील शेल लाई टू द गवर्नमेंट फ्रॉम एन ऑर्डर टू द रजिस्ट्रार पास्ड अंडर सब सेक्शन 2 within 2 months of the date of communication of the order। भाई अगर तो आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आप उसके खिलाफ कोई अपील करें तो आपके पास ये वाला 2 महीनों का टाइम रहेगा। ये तमाम चीज़ें सुन लें, ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स फिगर हैं इनके अंदर से ही MCQ आएगा। सो हेयर एंड्स आर चैप्टर 2। अगली हमारी वीडियो आएगी चैप्टर 3 के बारे में। अगर आप अभी तक कोई इसमें चेंजिंग चाहते हैं या कोई किसी किस्म का कोई समझ नहीं आई या कोई रद्दोबदल चाहते हैं, जैसे कि अभी एक दोस्त ने हमें थोड़ा बेहतर किया है, तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आप फिर भी कमेंट ना करें कोई अच्छा या बुरा, तो हला करें आप फीने हों।